नमस्कार। बड़ी बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा। लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ महाराष्ट्र और हरियाणा होते हुए झारखंड तक पहुंच गया है बीजेपी की जीत का महारथ। अब बारी बिहार की। दरअसल मोदी और शाह की टीम को इसका ही इंतजार है। झारखंड में महागठबंधन की सियासी रणनीतियों को नस्ते नाबूद करने के बाद बिहार की मांद में पटकनी देना जाहिर है। बिहार बीजेपी नेताओं को झारखंड की जीत ने महागठबंधन की मुखालफत करने की नई ताकत दी है। लेकिन सवाल फिर भी कायम है, क्या लालू और नीतीश मिलकर महारथ को थाम पाएंगे या फिर मोदी बिहार में भी जीत का जश्न मनाते देखे जाएंगे? आज इस पर ही बड़ी बहस है। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। क्या माना जाए कि झारखंड के नतीजों में बिहार के फैसले की भी झलक दिखाई दे रही है या फिर बिहार ही वो जगह साबित होगा जहां मोदी का चमत्कार महागठबंधन के सामने नतमस्तक हो जाएगा? इन सवालों के जवाब वक्त के दायरे में हैं। फिर भी सवाल यह है कि महागठबंधन की रणनीतियां क्या है। बीजेपी की झारखंड में जिस तरीके से जीत हुई, जिस तरीके से विरोधियों को धूल चटाया, क्या वही दृश्य बिहार में भी देखने को मिलेगा? बीजेपी को झारखंड और जम्मू कश्मीर में खुशगवार नतीजे मिले तो जनता परिवार को गम। बिहार की तर्ज पर वहां पर भी कांग्रेस, जनता दल और आरजेडी तीनों इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेंगे। मगर झारखंड की जनता ने ये तीनों के सम्मिलित करीब करीब 7 सीटें दी है। मैं मानता हूं कि वो 2 अंकों को भी नहीं छू पाएंगे। और जिस गठबंधन के आधार पर बिहार में एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने का जनता परिवार की जो कल्पना थी, उसको झारखंड की जनता ने तहस नहस कर दिया है। झारखंड में बीजेपी की सरकार तय है तो जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने की कामयाबी ने उसका कदम चूमा। झारखंड के नतीजों से साफ है कि जनता परिवार बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाया। बरसों पुराने जनता दल परिवार के फिर से एकजुट होने और विलय पर सैद्धांतिक सहमति भी आम जनता को प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि जनता परिवार के नेताओं की दलील है कि नतीजे बीजेपी के मनमाफिक भी नहीं रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेवीएम कोई और दल होता तब एक आप कह सकते हैं कि मजबूत अलायंस इस ढंग का होता जिसमें लड़ाई पूरे तौर पर आमने सामने की होती। तो इस परिस्थिति में जबकि भाजपा विरोधी मत बिखरा हुआ है कई हिस्सों में, और वैसी परिस्थिति में तो कम वोट पर भी उनको अपने आप स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए था, और जिस ढंग का रुझान था उसके हिसाब से तो ऐसा लगता था कि उनको स्वीप करना चाहिए। लेकिन ये हालात दिख नहीं रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कोई गुमान करने लायक स्थिति नहीं है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने भी विधानसभा परिणामों को बीजेपी के लिए एक झटका बताया। उन्होंने नतीजों को बीजेपी की घटती ताकत का उदाहरण बताते हुए बिहार में उसके रफ्तार को थाम देने का दावा किया। खाली प्रचार से और पैसा तंत्र से और झूठा वादा करने से यहाँ की जनता भरमाने वाली नहीं है। तो ये तो गलती है इधर का जो हम लोग गठबंधन के हैं। अगर गठबंधन एक होकर के चुनाव लड़ते तो शायद आज जो है ना उसके आधा सीट पर वो सिमट जाते। तो हम लोगों की गलती के चलते वो सदा लाभ ले रहे हैं। जेडीयू के विधायक दिनेश कुशवाहा पार्टी के दिग्गजों से उलट दूसरी सलाह ही देते नजर आए। उन्होंने पार्टी नेताओं को आगाह किया कि जनता परिवार के पुनर्गठन का सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को होगा। हम लोगों को आरजेडी के बदले अपने जो पुराने साथी हैं उनके घर लौट चलना चाहिए। हमको पुराना घर में ही रहना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं माने।
राष्ट्रीय स्तर के बाद क्षेत्रीय स्तर पर भी लगातार कमजोर होती हैसियत के बीच कांग्रेस को नतीजों में खुद के लिए थोड़ी आस दिखी। बिहार में खोई साख वापस पाने के लिए छटपटा रही पार्टी ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चट्टानी एकता की पुरजोर वकालत की। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सशक्त और मजबूत हो रही है, अभी समय का तकाजा है कि सभी सेक्युलर ताकतों को एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक इरादे हैं उनको डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी ने महागठबंधन के प्रयोग को असफल बताते हुए इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दिया। पहला प्रयोग था महागठबंधन का, वो पहली परीक्षा में महागठबंधन फेल कर गया। झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, तो जो दुर्गति महागठबंधन की झारखंड में हुई है उससे ज़्यादा बुरी स्थिति उनकी बिहार के चुनाव के अंदर होगी। इसलिए नीतीश जी कितना भी जोर लगा लें, लेकिन जिस लालू के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है तो उनका वही हाल होगा जो झारखंड में हुआ है, वही स्थिति उनकी बिहार के अंदर होगी। बीजेपी की लगातार मजबूत होती स्थिति और कांग्रेस की दरख्ती जमीन के बीच विपक्ष की खाली जमीन हथियाने जनता परिवार एकजुट तो हो गया, लेकिन समाजवादियों की विशेषता ये है कि वो ज्यादा दिनों तक अलग नहीं रह सकते और ज्यादा दिनों तक साथ भी नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता परिवार की अपनी जागीर बचाने की कोशिश परवान चढ़ेगी। उनकी एकजुटता से ये संकेत तो मिलता है कि उन्हें समझ है कि मिले बिना जीतना तो दूर की बात है, लड़ाई में भी नहीं रह पाएंगे। उनकी एकता जनता के समर्थन या दबाव की एकता नहीं है, लेकिन क्या इस एकता के लिए जरूरी इच्छा शक्ति जुटा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुरू करते हैं आज की चर्चा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद नारायण झा जी भाजपा से, डॉक्टर चंदन यादव जी कांग्रेस से और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अजय झा। हमने मनजीत सिंह जी को भी निमंत्रण भेजा था जदयू से। शायद ये बहस कुछ हद तक बेमानी लगे अगर मनजीत सिंह या जदयू का कोई प्रतिनिधि ना रहे। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर चंदन आप उनके बिहाफ में बोलेंगे, अलायंस में हैं। लेकिन पहला सवाल प्रोफेसर अजय झा जी आपसे हम करना चाहते हैं, इन नतीजों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। एक के बाद एक हम देख रहे हैं, चौथा राज्य है जहाँ लगातार भाजपा अपने पांव पसार रही है, कांग्रेस के पांव उखड़ते चले जा रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके पांव उखड़ते चले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो एकदम मुझे तो बिल्कुल साफ दिखता है कि एक पूरा का पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट हो चुका है। पूरे राजनीतिक पटल को अगर आप शुरू से लेकर के आज तक की स्थिति को देखें तो एक पूरा जैसे लगता है कि पूरा भारतीय मानचित्र में, पॉलिटिकल मानचित्र में पूरा नक्शा एक दूसरे करवट की ओर बढ़ रहा है। भगवाकरण हो रहा है कहीं नक्शे का। अब भगवाकरण मैं इसे इस तरह से कहना चाहता हूँ कि अगर आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूरब तक, तो एक पूरबी इलाका ही एक ऐसा बचा है जहां भाजपा का प्रदर्शन आना बाकी है। आपको नहीं लगता जिस तरीके से प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में भाजपा ने किया, शायद इसका मैसेज असम में जाए, पश्चिम बंगाल में जाए, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड पॉकेट्स होते हैं उनमें जाए, नॉर्थ ईस्ट में जाए, शायद इसी वजह से भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी थी जम्मू कश्मीर में। देखिए, आपने कहा वो एक तरीका हो सकता है देखने का, लेकिन अगर आप देखें तो कश्मीर का इशू बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो नॉर्थ ईस्ट से हम इसे कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है और एक ऐसा विषय रहा है कश्मीरियों के लिए भी, और कश्मीर से बाहर अगर हम देखें तो अन्य प्रांतों में पूरे भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी वो देखने का नज़रिया बिल्कुल ही एक अलग तरीके से रहा है। वो अभी भी माना जाता है कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हिस्सा के रूप में हम लोगों ने अभी उसे उस तरीके से कभी भी उस तरह से रखा नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथ ऐसी बातें नहीं हैं। वहाँ के सिचुएशंस डिफरेंट हैं। वहाँ बांग्लादेश से आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है उसके कारण स्थिति अलग है, और कश्मीर में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है वहाँ से पलायन होने के कारण, उसके कारण, और प्लस और भी बहुत सारी जो 370 या फिर वहाँ जो बहुत सारी चीज़ें अलग है, जैसे वहाँ उन 370 के वजह से भी और इसके अलावा अन्य कारणों से भी कश्मीर का मानते हैं इन नतीजों के दूरगामी परिणाम होंगे।
निश्चित तौर पर होंगे। कश्मीर को अभी हम कश्मीर के रूप में ही देखें, अगर बाकी राज्यों को भी अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये देखिए कि अब मैं भगवा प्रकरण की बात तो एक अलग इशू है, लेकिन एक मानना पड़ेगा कि अब तक जिस तरह से जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर राजनीति हम लोग करते आ रहे थे, उससे हट करके अब लोगों ने सोचना शुरू किया है कि अब इशू बेस्ड ही पॉलिटिक्स होगी। और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स में लोगों को ये बताना पड़ेगा। आज अभी नरेंद्र मोदी साहब का जो जलवा आ रहा है उसके रिजल्ट्स अभी दिख नहीं रहे हैं धरातल पर। वो ब्लूप्रिंट्स उसके तैयार हो रहे हैं, वो उसके बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन वो जो आशा की बात है वो आशा बलवती है, अब भी लोगों में उम्मीद है और काफ़ी समय पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें वो कैसे परफॉर्मेंस कर पाते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ों को आगे हम देख पाएंगे। चलिए एक टिप्पणी लेते हैं डॉक्टर चंदन यादव आपसे, आप किस रूप में देखते हैं इन नतीजों को? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे को अगर हम देखें, अगर झारखंड के संदर्भ में देखें, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 10% फीसदी वोट में कमी आई है। अगर लोकसभा 40% के आसपास लोकसभा में था, अभी तकरीबन 30 है मेरे अंदाजा, 31% 31 है, तो ऑलमोस्ट 40.3% जी। तो 10% जहां तक आप मोटा मोटी आप ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको लग रहा है सीट इन्होंने अगर लोकसभा के नतीजे देखेंगे तो कम से कम इनको 50 से कांग्रेस का वोट परसेंटेज में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आ रहा हूँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि एक तो प्रोफेसर साहब ने आकलन किया, कांग्रेस पार्टी, और मुझे लगता है इस देश की जनता ये भी देख रही है कि जिन सपनों को मोदी जी ने जनता के बीच बेचा, जिस तरह से इन्होंने काला धन देश में ना ला करके काला धन का प्रयोग करके प्रचार प्रसार तंत्र, ये सरकार 3 P से चलता है, प्रोपोगेंडा, पब्लिसिटी और PR। इन तीनों में ये सरकार माहिर है। तो ये 3 P ये इस्तेमाल कर रही है। अब 7 महीने में जनता ने इस सरकार का, खास करके प्रधानमंत्री की नीति और नियत चौथे P के रूप में नहीं देख रही है, परफॉर्मेंस में वहीं पे आ रहा हूँ कि जनता ने परफॉर्मेंस तो 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है, तो अभी कुछ कह देना, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने सही कहा कि अभी जमीन पर आना बाकी है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि सरकार की नीति और नियत क्या है। तो आते ही इन्होंने क्या किया, मनरेगा में बिहार में ही आप ले लीजिए, पैसा की कमी आ रही है, पैसा उसमें कटौती की, आम जनता से जुड़ी हुई, रोजगार से, गांव में रह रहे शोषित और गरीब जनता के लिए जो स्कीम्स बनाए गए थे उसमें कटौती, लैंड एक्विजिशन बिल में, ताकि कॉर्पोरेट्स को फायदा हो। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की सरकार है। ये चाहती है कि सारा, और मोदी जी के अप्रोच में देखिए एक चीज और है जो राहुल गांधी ने बार बार कहा, मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो चाहती है जनता से कि जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता के पास पावर है, वो चाहते हैं सारा पावर जनता मुझे दे दे और मैं एक व्यक्ति पूरी पावर केंद्रित हो जाए एक व्यक्ति के अंदर और वो डिलीवर कर देगा। ये कभी हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। के लिए आपको रोकता हूं, मूल सवाल मेरा वही है, आप क्या तात्पर्य निकालते हैं इन नतीजों से? आपने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है, लेकिन आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। लाजमी है विनोद नारायण झा जी के पास जाना। विनोद नारायण झा जी, आप खंडन करना चाहते हैं जो तमाम आरोप आप पर लगाए गए? ये थेट्रोलॉजी का क्या जवाब दे, जो हमको देखिए इसका कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये निरर्थक बातें हैं और इसका कोई असर नहीं हो रहा है। कांग्रेस समाप्ति पर है और ऐसी उल जलूल बातें से कांग्रेस उपहास के पात्र बन रही है पूरे देश में और राज्य में, और लगातार नीचे की ओर जा रही है। इस चीज का निहितार्थ समझना चाहिए लोगों को कि नरेंद्र मोदी में विश्वास कायम है। हम जहां 18 सीट थे वहां 36 से आगे हो गए पिछली विधानसभा से। हम जहां हरियाणा में 11 थे वहां हमने बहुमत में चले गए हम। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा निहितार्थ ये है कि कांग्रेस तब अप्रासंगिक है, मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा निहितार्थ ये है कि दिल्ली में जो सरकार है नरेंद्र मोदी, उसे लोग पूरी मजबूती के साथ देना चाहते हैं, राज्यों में उनकी सरकार देना चाहते हैं। इसके लिए एक बड़ा वर्ग है जो तैयार खड़ा है और इतने सारे दल के एक मिलने के इसके बावजूद 10% की गिरावट आपके वोट शेयर में देखने को मिल रही है। आपको 12 सीटों पर आप काबिज हुए थे, लोकसभा में तकरीबन 40-41% के आसपास का वोट शेयर आपको मिला था। अभी हम देख रहे हैं तकरीबन 31.3%, 10% की गिरावट। उसके पीछे कारण क्या आप मान रहे हैं? कारण देखिए, विधानसभा चुनाव, फिर मुखिया चुनाव और फिर MP चुनाव,
तीनों को एक तरह से आप नहीं गिन सकते, उसके अलग अलग कारण। मोदी का चेहरा तब भी था, मोदी का चेहरा अब भी है। अभी भी आपने 3D चीफ मिनिस्टर के जरिए चुनाव लड़ा झारखंड में। नहीं, इसलिए तो हम बहुमत में चले गए। हम तो पिछले चुनाव में तो लड़े थे। नहीं तो आपको डर था कि कोई एक चेहरा को आप आगे करते तो शायद पार्टी दो फाड़ में बढ़ जाती और इससे जो है शायद परिणाम। पार्टी फाड़ में नहीं बढ़ती, लेकिन जो हमारा सक्षम और समर्थ नेतृत्व है, देखिए सक्षम और समर्थ नेतृत्व है और वो जनता की आकांक्षाओं को समझने में कोई परेशानी नहीं है। ख्याली पुलाव में नहीं जीते हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आपने पहले ऐलान कर रखा था रमन सिंह जी के नाम की। तो वही मैंने कहा कि हम सक्षम और समर्थ नेतृत्व हैं। हम समझते हैं जनता की आशा आकांक्षा, यहाँ पर वैसे नेतृत्व जहां कहीं आशा आकांक्षा रहेगी। रमन सिंह जैसे नेतृत्व का यहाँ पर झारखंड में आपको अभाव था। अभाव, जहां वो परिस्थिति आएगी तो हम देखेंगे और वो हम करेंगे। जहां जरूरत नहीं होगी वहां करने की जरूरत नहीं है। जहां एक टेस्टेड नेतृत्व हमारे पास है वहां तो कोई बदलने की ये तो मैंने आप लोगों से टिप्पणी ली, नतीजों से क्या तात्पर्य निकालते हैं। लेकिन बड़ी बहस का हमारा आज का मुद्दा है फैसले से फासला किसका। जनता परिवार एक मंच पे आ रहा है, विलय की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि मोदी की लहर को रोकना है। विनोद नारायण झा जी, यही बड़ी सवाल है, आज यही बहस का मूल मुद्दा है और इसी पर आने की जरूरत है। और वो ये है कि जो लालू यादव और नीतीश कुमार जी और बाकी लोग मिल रहे हैं, जनता ने उसे नकारा ही नहीं, समाप्त कर दिया। लालू यादव जब अकेले लड़े थे, 4 सीटों पर जीते थे, जदयू लड़ी थी। डॉक्टर चंदन यादव जी, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू राजद खाता तक नहीं खोल पाई। आप महज 6 सीटों पर जब अकेले लड़े थे तो अपनी संख्या आप महज 6 सीटों पर सिमट करके रह गए। आपका गठबंधन वहां पर था, 3 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी। डॉक्टर चंदन यादव जी, देखिए लोकतंत्र में और राजनीति में जो समाप्त करने की जो भाषा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ही बोल सकती है। लोकतंत्र में चुनाव जीता जाता है, ये 2 से 282 हुए। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, ये 2 से 282 हुए थे। ये कभी तो कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक लड़ाई लड़ती है राजनीति में। राजनीति में आप समाप्त की नहीं जा, आपको लगता है आप 282 से 2 तक पहुंच रहे हैं, वही कहानी आपके लिए हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, हम जिस लोकतंत्र में जो भाषा, जो अहंकार इनका बोल रहा है कि सत्ता में आ गए, मेजॉरिटी आ गई तो हम कुछ भी कर लेंगे, लोकतंत्र का मान सम्मान नहीं करेंगे, जो उनके प्रधानमंत्री भी अपने कार्यशैली से दिखा रहे, उस ओर ना जाते हुए आपके सवाल पर आते हुए, देखिए वो पहले से राजनीति जब शुरू हुई थी जनता परिवार के एक साथ थे, बाद में देखिए ये सब लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र का हिस्सा है। मुझे ये लगता है कि राजनीति में ये भी एक साथ थे। कभी 77 की लड़ाई में विनोद जी भूल रहे हैं जी, कभी इनसे भी ये सवाल कीजिए, ये भी उस परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस ने कभी विरोधियों को समाप्त करने की बात नहीं की। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फैसले से फासला। चंदन जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। आपको नहीं लगता है इस तरीके के फैसले से फासला यानी कि दूरी बढ़ सकती है जनता परिवार में, बाकी अन्य पार्टियों में, जो कहीं ना कहीं सिमटती चली जा रही है? देखिए, जब राजनीति, मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव से या 1-1.5 साल पहले से कहीं ना कहीं एक कोलिशन एरा चला आ रहा था। आप देखे होंगे कि पिछले, मुझे लगता है 2 दशक से एक कोलिशन पॉलिटिक्स, लगता ही नहीं था कि 1 पार्टी रूल। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का थोड़ा सा रोक करके हम एक बयान सुनाना चाहते हैं। झारखंड में बीजेपी की लहर को देखते हुए जेडीयू में भी बोल बदलने लगे हैं। मीनापुर से जेडीयू विधायक दिनेश प्रसाद ने नीतीश कुमार को सलाह दी है कि बीजेपी का दामन फिर से थाम लें। दिनेश प्रसाद ने आरजेडी को छोड़ने की नसीहत दी है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिहार चुनाव में जेडीयू का नुकसान होना तय है। देखिए दिनेश जी, क्या लग रहा है, बीजेपी की जीत हर जगह हो रही है? नहीं, हम तो बहुत पहले कहे थे नीतीश कुमार जी से कि हम लोगों को आरजेडी के बदले अपने जो पुराने साथी हैं उनके घर लौट चलना चाहिए। हमको पुराना घर में ही रहना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं माने
जो देश की जो समस्या है और देश के जो लोगों की मानसिकता है उसमें तो ये होना ही था। तो आपको लगता है कि बिहार में भी जो चुनाव होंगे और नीतीश कुमार अलग जाते हैं तो उससे दिक्कत नीतीश कुमार को होगी? नहीं, पूरी दिक्कत होगी। ये नीतीश कुमार जी जो ये चुनावी समीकरण बना रहे हैं, चाहे आरजेडी के साथ जा रहे हैं, तो इनका मानना है कि 3 और 3 6 होगा, लेकिन वैसा होगा नहीं, वैसा नहीं होने जा रहा है। इसमें हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो जनता दल यूनाइटेड को ही होगा बिहार में। आपको सलाह अब भी है कि नीतीश कुमार को घर वापसी कर लेना चाहिए? घर वापसी कर जाना चाहिए। अभी भी जो 20 वर्ष से जिस चीज़ के लिए वो लड़ते रहे हैं जंगल राज के खिलाफ, नीतीश कुमार जी को जंगल राज आज भी अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो जंगल राज ही होगा। इसके खिलाफ, इसके साथ जनता नहीं जाएगी। बीजेपी के साथ? नहीं, आरजेडी के साथ अगर वो जाते हैं तो जनता नहीं जाएगी उनके साथ। तो चलिए, मीनापुर के जेडीयू विधायक हमारे साथ थे दिनेश प्रसाद। अब खुलकर बातें सामने आने लगी हैं। भले ही जनता दल बनाने का प्रयास चल रहा हो, लेकिन जेडीयू के अपने ही विधायक बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि अगर बिहार को बचाना है, खुद की पार्टी को बचाना है, तो आरजेडी का साथ छोड़े और बीजेपी के साथ जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। विनोद नारायण झा जी, गौर फरमाया आपने दिनेश जी के बयान पर। इस तरीके के सुर आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे? दिनेश जी का तो जो कहा है वो आज से नहीं, वो तो जो परिस्थिति पैदा हुई है, देखिए लोगों को उम्मीद थी कि अलग हुए हैं, दोनों मिले हैं, क्या असर होता है। झारखंड का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इन दोनों के बिहार का एक पार्ट रहा है झारखंड, ये दोनों के मिलने को जनता ने नकार दिया, जनता इनको नीचे ला दिया। जितना अकेले अकेले लड़के पिछले चुनाव में, आज से 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में जितना राजद लाई थी, जितना जदयू को जगह आया था, वो भी हार गए। एक सीट ऐसा भी है जहां उदय नारायण चौधरी जी की सिस्टर लड़ रही थी, वो तो गए ही थे, नीतीश कुमार जी भी गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, और वो 2000 सीट नहीं ला सकी। तो जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। एक मैसेज ये भी है, बिहार पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे और बिहार में हम जो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और इसलिए ये जो दोनों मिलने की बात हो रही थी, ये इसका बड़ा भारी मैसेज है और इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे लोगों में उत्साह है। और दिनेश जी जो कह रहे हैं, ये स्थिति पूरे जदयू रैंक एंड फाइल में है और इसलिए ये पूरे हताशे में वो आ गए हैं, क्योंकि वो बस समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। चंदन यादव जी, दल मिले हैं, दिल नहीं मिल पाए हैं और शायद इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है बिहार में। दोनों नेता भले, चंदन यादव जी, जनता नहीं मिलेगी। चंदन यादव जी, जनता नहीं मिलेगी, दिल तो मिला लीजिए। ये बात सही है कि राजनीति में 2+2 हर समय 4 नहीं होता है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं उन बयानों पर, जबकि महागठबंधन की नींव रखी गई थी, बिहार में उपचुनाव होने थे, तब ताल ठोक करके यह कहा जा रहा था कि तकरीबन 43 से 46% वोट शेयर जो है इस महागठबंधन के पाले में जाएगा। आप महज 6 सीट पर काबिज हो पाए, 4 सीट, यानी कि फिर भी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भाजपा ही उभरी। चंदन यादव जी, मैं उसी का हवाला दे रहा था। विनोद जी ने कहा कि एक ट्रेंड तो दिखा कि आप 10 सीट पे चुनाव लड़ा, लोकसभा के जस्ट बाद हम लड़े थे, तो उस समय जो एक लहर थी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट था, जो आज 7-8 महीने के बाद वो बहुत कम होता दिख रहा है। गणित लगाया, लेकिन 40% का वोट शेयर तो जाना चाहिए था। नहीं, हर समय मैंने पहले ही कहा ना, 2+2 4 नहीं होता है हर समय राजनीति में। लेकिन आप देखेंगे 10 में से हम 6 सीट पे जीते अलायंस में, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तो वो ट्रेंड बता रहा है। हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, एक पैलेट स्टडी है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं जिस तरह से विनोद जी, बिल्कुल लग रहा है इनके पास तथ्य हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं उस तरह से जादू टोना में, तो ये बता सकते हैं उस तरह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक रैशनल अप्रोच देखें, अगर हम सही विश्लेषण करें तथ्य पर, तो ये तथ्य हमारे पास एक ट्रेंड है के रूप में, आपके रैशनल अप्रोच के रूप में ही हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस क्या जनता परिवार जो इवॉल्व कर रहा है, जिसमें कवायद या कोशिश ऐसी तेज हो रही है कि राजद और जदयू का विलय हो जाए, ऐसे बयानबाजी भी हमने देखा कि दिल्ली से किस तरीके की बयानबाजी नीतीश जी के द्वारा हुई, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के द्वारा हुई, जब 6 पार्टियां एक साथ एक मंच साझा कर रही हैं। कांग्रेस कहाँ है? जनता परिवार का हिस्सा बनेगी कांग्रेस या कांग्रेस परे है उससे? नहीं, देखिए अभी वो बात चल रही है उन लोगों के विलय की, 4-5 पार्टियां मिलकर शुरू कर दिया कि अब राजद और जदयू का विलय लगभग तय है। नहीं, जब वो विलय हो जाएगा, जब उनका पूरा एजेंडा सामने आएगा,
तब कांग्रेस पार्टी उस पर प्रतिक्रिया, मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। पॉलिटिकल एनालिस्ट की हम ये लेते हैं, फेंस सीटर के रूप में कांग्रेस बैठी। उनके बाई इलेक्शन पर इन्होंने कह दिया, तो मैं एक पंक्ति कह देता हूँ। ये बार बार ये लोग कहते हैं ये तकिया कलाम हो गया है, और हम लोग जब लड़े थे 2009 में तो हम इसी तरह 18 में से 13 हार गए थे, लेकिन हम तुरंत जब मूल इलेक्शन हुआ 2010 का तो हम 2/3 जीते। देखिए मैं एक बात आपको कह दूं, उस बाई इलेक्शन से लालू की सरकार नहीं बन रही थी, एक इंडिविजुअल जीत रहा था। और जब लालू की सरकार की बात आएगी जिसके साथ कांग्रेस होगी, आज भी जनता सिहर जाती है। आज लालू का छाया पड़ गया इस पर, रोज हत्याएं हो रही है, दरोगा मारे जा रहे हैं। वो सरकार की जब बात होगी शिवपूजन जी, तो बिहार में अब वो जमाना चला गया, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और लोग आज भी सिहर जाते हैं। आज भी जाति जाति में हत्या लोगों को याद है कि आज 50 फलाने जाति ने 100 दूसरे जाति को मार दिया, लोगों को याद है। लोगों को ये याद है कि जनता दल के कार्यकर्ता एक मकान बनाने वाले तक से कैसे रंगदारी लेते थे। लोगों को याद है कि एक डॉक्टर से लेकर एक मास्टर तक कैसे जनता दल के कार्यकर्ता रंगदारी लेते थे। जब कल ये साथ मिलकर जाएंगे और लालू एडवांटेजेस पोजीशन में होंगे, तो वही हालत होगी जो झारखंड में हुई। इसका प्रमाण है बाई इलेक्शन में लालू यादव की सरकार नहीं बन रही थी, इसीलिए बाई इलेक्शन लोकल लेवल पर एक आध लोग जीत गए इंडिविजुअल कारण से, वो उदाहरण नहीं बन सकता। नकार रहे हैं। चलिए, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की का पर्सपेक्टिव बेहद जरूरी है। मुझे ये कहना जरूरी है कि विनोद नारायण जी बहुत ही मतलब अजीब तरीके से ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और किसी और ले जा रहे हैं। देखिए, मुद्दा आज बिहार में ये है कि जो वादे और सपने को लेकर के बिहार की जनता ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, काले धन का जिन्होंने प्रॉमिस किया कि 15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में आएंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में चाइना पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है, उसी तरीके के कुछ वादे नीतीश जी ने किए थे जनरल राज के खिलाफ। मेन मुद्दा बिहार की खिलाफी नहीं की नीतीश कुमार जी, ये है कि किस तरह से इन्होंने सपने और वादे, झूठे सपने और वादे देख करके जनता को बताया और जनता को गुमराह किया, और बिहार की उपेक्षा कर रहे हैं, चाहे रेल बजट में हो, चाहे मनरेगा के फंड में हो, किस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था बिहार को हम, बिहार में हमें मैंडेट दीजिए, हम बिहार में पूरी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। जनता ये देख रही है। विनोद नारायण झा जी, चलिए, इन्होंने कुछ आरोप आप पर लगाए हैं। लालू तक गाते हैं, इसके बावजूद भी हम हरियाणा जीतते हैं, इसके बावजूद भी हम महाराष्ट्र जीतते हैं, इसके बावजूद भी हम झारखंड जीतते हैं। इनके इस कव्वाली से होता क्या है? ये लोग इनके कव्वाली से होता क्या है? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव चाहिए। अजय झा जी, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव चाहिए। विनोद नारायण झा जी का कहना है कि जितनी भी बात, जितनी भी हम सरकार बनाते रहेंगे, जितनी भी बातों को उठाया है जदयू ने या राजद ने, कल मंच साझा हुआ था, मंच साझा से ऑडियो क्लिपिंग सुनाए गए थे, संपर्क यात्रा स्थापित की गई, संपर्क यात्रा के दौरान बार बार काले धन का ऑडियो क्लिपिंग नरेंद्र मोदी जी का सुनाया जाता है, कहीं ना कहीं बूमरैंग करता हुआ दिख रहा है। खाता तक नहीं खोल पाती है जदयू और राजद पार्टी। इसके बावजूद तमाम दावे किए जा रहे हैं कि महागठबंधन की नींव रखी जाएगी, जनता परिवार फिर से एकजुट होगा। इतिहास गवाह है कि जनता परिवार जब भी एकजुट हुआ है फिर बिखरने के लिए ही। देखिए, एक बात मुझे लगता है कि जब आदमी का अपना कद इतना बड़ा हो जाता है कि उसे खुद भी लगने लगता है कि मैं जो हूँ वही सब कुछ हूँ, और मैं जो बताऊंगा और मैं जो कहूंगा वही होगा। नीतीश जी के संदर्भ में आप ये कहना चाह रहे हैं? लालू जी नीतीश जी के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, लालू जी के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, मोदी जी के सभी नेताओं के संदर्भ। मोदी जी के लिए नहीं होगा ये, नहीं, ये फॉर्मूला मोदी जी के लिए फिट नहीं करेगा। उन पर भी करेगा अगर वो भी इसी तरह से करने लगेंगे तो। अभी मेरा कहना है कि आज की तारीख में स्थिति ये है कि जब तक आप अपने भ्रम जाल में खुद अपने को बुन करके रखे रहेंगे, तब तक आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। जब तक आप जनता के नब्ज को पकड़ करके जनता जो राजनीति करने नहीं उतरेंगे, तब तक बातें आपके हिसाब से नहीं होंगी। अब एक बात आपको मानना पड़ेगा, महागठबंधन के गणित को समझने की हम लोग कोशिश करें। महागठबंधन का जो भी असर होना है वो बिहार में ही होना है, चूंकि इसका यूपी में इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, चूंकि यूपी में न जनता दल यू न राजद का कोई इंपैक्ट है, तो जो भी इंपैक्ट होना है वो बिहार में ही होना है। तो यूपी में चुनाव भी 2017 में होने हैं। वो ऐसे भी वो काफी दूर है। तो अब यहाँ अब ये देखना है, इसे थोड़े मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, यहाँ अगर हम इस महागठबंधन की बात करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल इंपैक्ट दे सकता था या दे सकता होगा या दे सकता है, अगर उस तरीके से ये लोग उन चीजों को लेने की कोशिश करें। अब सवाल ये है कि
आप ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं या फिर आप ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, आप ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो जनता के लिए दिन रात की जिंदगी में बहुत मायने नहीं रख रहा है। ब्लैक मनी 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में जाना आपके भाषण के लिए तो अच्छा हो सकता है, लोगों को भी पता है कि भाषण के क्रम में ऐसी चीजें कही जाती हैं, वो उनके अकाउंट में कभी जाता नहीं है और कभी जा भी नहीं सकता है। कोई ऐसा मैकेनिज्म है भी नहीं जिसके थ्रू वो जनता के अकाउंट में वो जाएगा, और ये जनता को पता लेकिन है। अगर इसी तरीके के ऑडियो क्लिप्स अगर नरेंद्र मोदी या भाजपा के तमाम कद्दावर के फायदे में चला जाता है, अगर वो ऑडियो क्लिप्स नीतीश जी के ऑडियो क्लिप्स या फिर लालू जी के ऑडियो क्लिप्स को प्ले किया जाए, जिसमें लालू जी खासतौर से ये कहते हैं बड़ी गलती हो गई तो बबूल का पेड़ निकला, शुरुआत में ही अगर पता होता तो गर्म पानी डाल करके मार देते। विनोद नारायण जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता होगा शायद एग्जैक्ट बयान क्या था। नीतीश जी का भी तकरीबन इस तरीके के बयान थे। बिल्कुल, तो इसी कंटेक्स्ट में मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी ही भावनाओं से प्रेरित होकर के अपने एनालिसिस करते रहेंगे तो चीजें उसी तरह से होंगी जिस तरह से घट रही हैं। अब नीतीश कुमार जी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए हैं। ये एडवांटेज लालू जी को नहीं था और नहीं हो पाया, तो वो एक परफॉर्मर के रूप में निश्चित रूप में नीतीश जी की पहचान रही, एक पहचान बनी, और वो पहचान एक समय में इतनी ऊंची हो गई थी कि वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो वहां से उनकी तुलना हो रही थी। अब ग्रोथ रेट में, उस ग्रेड में वो चल रहे थे। अब वो वहां से उतर करके जब उन्होंने राजद का दामन थामा या कांग्रेस का दामन थामा, तो ये तो उन्होंने पॉलिटिकल हैराकी किया। दो एक्सट्रीम्स का मिलन हुआ। दो एक्सट्रीम्स का मिलन क्या, वो अपने स्टैंड को खुद जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं हो गए। अब देखिए, जैसे इलेक्शन जो लड़े जाएंगे दो मुद्दों पर लड़े जाएंगे, एक तो जाति के मुद्दे पर निश्चित तौर पर लड़े जाएंगे, बिहार में लड़े जाएंगे, वो होने ही होने हैं, और दूसरे होने हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर। डेवलपमेंट के मुद्दे पर न्यूट्रलाइज करने की स्थिति में नीतीश कुमार जी थे और हैं, लेकिन अब उसमें जो जातीय समीकरण बदलेंगे और टूटेंगे उठेंगे, वो बड़ा ही एक विचित्र संजोग बनाएगा। अब आप देखिए, जैसे फॉरवर्ड कास्ट का अब एक जो सबमिशन है जिस तरह से दिख रहा है, वो तो निश्चित तौर पर भाजपा की तरफ जाने वाला है। और हाल में जिस तरीके से कैबिनेट में जो है वो जो स्थितियां बनी है, उससे तो मुझे लग रहा है वो एडवांटेज जो नीतीश कुमार जी को मिलता भाजपा के साथ रह करके, वो उन्होंने खुद ही उसको निगेट कर दिया। इसके अलावा अब आप देखिए, बैकवर्ड कास्ट और SC ST के जो समीकरण बनते हैं, वहां भी कई तरह के ऐसे समीकरण तैयार हो गए हैं जो खुद उनके खिलाफ जा रहे हैं। अब रह गए एक लालू यादव अब भी एक फोर्स के रूप में इमर्ज करेंगे। उनके सहारे पर आप 15% या 16% के वोट, वो भी इंटैक्ट सारा उन्हीं को जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें जो युवा वर्ग पैदा हुआ है और जो झारखंड के संदर्भ में हम देख लेते हैं, महज 3% मिला है राजद को वोट शेयर, 3% झारखंड में। पूरी ताकत झोंक रखी थी तब। तो उस हालत में अब आप देखिए कि स्थिति क्या बनेगी। माने स्थिति डरावना है महागठबंधन के लिए। लेकिन गौरतलब यहां पर यह भी है, जेएमएम का वोट परसेंटेज है 20.4%, तकरीबन 10% के आसपास कांग्रेस का है, राजद का भी हम जोड़ दें 3%, कुल मिलाकर के भाजपा 31% पे है, उससे ज़्यादा वोट शेयर होता है। लेकिन साथ आने से क्या ये 34-35% झारखंड के भी संदर्भ में हो सकता था क्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता था। ये तो चंदन जी भी इसको मान रहे हैं और सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वो मानेंगे कि इस तरह से। देखिए, जो हम लोग बराबर तुलना करना चाह रहे हैं कि अभी लोकसभा में जो स्थिति थी भाजपा की, वो स्थिति नहीं रही। यहाँ एक बात हम लोगों को मानना आवश्यक है कि लोकसभा में जो कॉन्सेंट्रेशन था, लोगों का जो ध्रुवीकरण हुआ था, वो नरेंद्र मोदी को लेकर के हुआ था। नरेंद्र मोदी प्रांतीय स्तर पर नहीं होंगे, ये सबों को पता है। ये झारखंड में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए हितकर साबित हुआ। बहरहाल हमारी मजबूरी है चंदन जी, बिल्कुल हम आपके पास ब्रेक के बाद आते हैं। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फैसले से फासला। चंदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, हम मौका नहीं दे पाए थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, हमारे प्रोफेसर साहब का एनालिसिस के अलावा मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस डेवलपमेंट को बिहार में इस तरह से देख रही है
कि भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, आइडेंटिटी, भाषा सबका कार्ड खेलती है और ये सब इनका असली चेहरा है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने मुखौटा, राजद का नहीं, नहीं मैंने उसका नाम नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पहले उसके बाद आऊंगा। अलायंस पार्टनर्स हैं या कांग्रेस का नहीं, सेक्युलर वोट की इतनी बात कही जाती है। नहीं, मैंने पहले कहा, उसका एनालिसिस ये है कि जब कांग्रेस पार्टी जानती है बिहार मल्टीपल प्रॉब्लम से समस्या है, तो आप अगर मल्टीपल बीमारी से ग्रसित हैं तो बीमारी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, लिंगवाद है और एजेंडा है। पूंजीपतियों की सरकार चाहिए या गरीबों की सरकार चाहिए? अब इनका एजेंडा देख लीजिए क्या आने वाला है। मैंने पहले कहा नीति और नियत 6 महीने में इनका क्लियर है कि इनकी जो पॉलिसी और प्रोग्राम आएंगे, जो 10 साल में यूपीए सरकार ने गांव में रहने वाले गरीबों को जो एम्पावर किया, चाहे शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, गांव में रोजगार के माध्यम से, उनको अधिकार दे करके, चाहे जमीन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, जनता ने नकारा क्यों आपको? हम चर्चा यही तो नहीं वही कह रहा ना मैंने, वही नकारा इसलिए कि ये बोलते तो हैं 3D, लेकिन इनका जो अप्रोच रहता है वो 3 पीस का रहता है, जो मैंने बताया 3 पीस आपने बताया। लेकिन ये ठीक है, भाजपा का जो भी उस हिसाब से देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं वही सिक्के की करेंसी हो रही है। नहीं, करेंसी देखिए कहीं ना कहीं कभी कभी चकाचौंध वाली चीजें जल्दी बिक जाती है। लगातार बिक रही हैं? नहीं, लगातार नहीं, उसमें थमा है। मैं पहले ही कहा आपको, जो मैंने 10% का गिरावट आया उनके वोट बैंक। झारखंड के स्वरूप को देखें, 14 साल में पहली कोई एक पार्टी है जो सत्ता में इस तरीके से पूर्ण बहुमत से काबिज हो रही है। झारखंड, जहां जम्मू कश्मीर में पार्टी कोई किसका कोई वजूद नहीं था, अस्तित्व नहीं था, वहां इस तरीके से काबिज हो रही है। आप अपनी पार्टी, आप खुद जो है अपनी गिरबान में क्यों नहीं झांकना चाहते? नहीं, आप कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से लोकसभा में हमने कुछ गलतियां की, हमने जनता से ढंग से संवाद नहीं कर पाए, हम अपने चीजों को, हमने अच्छे कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। जरूरी है हमारी कमी गलतियों को आप तमाम राज्यों में एक एक बार दोहरा लेंगे तभी सबक लेंगे आप? नहीं, हम हमने जो गलतियां की, चाहे हमसे जो चूक रह गई, हम उसको देख रहे हैं और उसमें धीरे धीरे हम उसमें बदलाव ला रहे हैं। कब तक समझेंगे? अभी फिलहाल अगर हम मान लें 4 राज्यों में या लोकसभा में, आप मूल कारण एक क्या मानते हैं? मानते हैं आप राहुल गांधी का नेतृत्व जो है सक्षम नहीं? कोई नहीं, हम यही मानते हैं। केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी सौंपते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 साल में अपने कार्य को जनता के बीच जमीन पर और संवाद करके हम नहीं उतार पा रहे, वो हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी थी और हमें जनता से कनेक्ट होने के लिए, जनता के पास पहुंचने के लिए हमें बदलाव लाना है। पूछा था, वजह मुझे आपसे ये जानना था कि अब जनता परिवार की जो नींव रखी गई है, महागठबंधन की बिहार में नींव रखी गई है, उम्मीद ये संजोई जा रही है कि भाजपा का जो बढ़ता हुआ रथ है उस पर अंकुश ये महागठबंधन लगाएगा। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आपको लग रहा है जो तमाम पैरामीटर्स पर आपने अपनी सोच बनाई, वो तमाम पैरामीटर्स एक बार फिर से आप ट्राई करना चाह रहे हैं? 4 बार असफल हो चुके, 5 बार बल्कि, अब ये छठी बार आपको नहीं लगता असफल फिर होंगे? जिस तरह से अगर मैं प्रोफेसर साहब की भाषा में, एक लेवी स्ट्रॉस की थियरी है कि अगर ये अगड़ी जाति की इन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन होगा। जो कांग्रेस पार्टी का यही एक संघर्ष है, ये तो पिछड़ी जाति की सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों से लड़ती है। हम चाहते हैं एजेंडा कि देश का जो महात्मा गांधी की जो पॉलिसी है गवर्नेंस का, मैं वही चीज आ रहा हूं, हमें लड़ना है जातिवादी से भी, हमें लड़ना है विकास। नाकाम हो जाते हैं। नहीं, देखिए इसमें पूरे झारखंड के चुनाव को मैंने कवर किया, पूरे झारखंड के चुनाव में हमने देखा, जेएमएम पार्टी हो वो भी अपवाद नहीं थी, जेवीएम थी वो भी अपवाद नहीं, कांग्रेस हो या पूरा कांग्रेस का अलायंस, राजद, जदयू, एक ही पूरा एजेंडा दिख रहा था, किसी तरीके से टारगेट करो नरेंद्र मोदी को। वो बूमरैंग नहीं किया आप पर, डेवलपमेंट की कहीं पर कोई बात, कोई चर्चा की ही नहीं गई। राहुल गांधी आते हैं अपने भाषणों में या सोनिया जी आती हैं अपने भाषणों में, तमाम सिर्फ और सिर्फ टारगेट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आते हैं भाषणों में विकास की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको स्ट्रेटेजी में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए वो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी का झारखंड में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा था, आप भी देखे होंगे। उन्होंने आपने विनोद जी से सवाल भी किया कि आपका कौन सा चेहरा होगा, उनका भी वही चेहरा है, तो सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा। वो आके बोलते हैं कि सत्ता मेरे हाथ में दे दो, हम सब कुछ कर देंगे, तो हमें तो वो कहना है कि ये तो संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। आप लोगों को लग जाए ऐसा भी बयान कुछ था क्यों विनोद? नहीं, उन्होंने तो ऐसा शब्द का उपयोग किया था संथाल परगना का कि कोई प्रधानमंत्री अगर ये बोले
कोई माइका लाल, ये शोभा देता है? तो ये प्रधानमंत्री जिस तर्ज पे वो तो पंचायत चुनाव का भी प्रचार प्रसार करेंगे। इनके पास भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति विशेष वाली पार्टी हो गई है। वो व्यक्ति तात्पर्य निकाले जा सकते हैं इस महागठबंधन के भविष्य को, विनोद नारायण झा जी? इसका स्पष्ट संदेश आ गया कि ये गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे हैं, करने का ठीक है कि हर्ज नहीं है, प्रवक्ता हैं तो करना भी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं लड़े जातिवाद से, कभी नहीं। ये केवल न कभी ये लूट में लगे रहे, ये घोटाले करने में लगे रहे, ये भ्रष्टाचार करने में लगे रहे, देश को गर्त में पहुंचा दिया। इसलिए जनता ने हटा दिया, इसलिए थोड़े हटा दिया कि हम जनता के बीच नहीं गए। जनता को जो बुद्धू समझते हैं पूजन जी, जनता उनको कभी माफ नहीं करती है। हमने बहुत काम किया और जनता हमको समझी नहीं। ये जो अहंकार है कांग्रेस का, ये कांग्रेस को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण, कांग्रेस लूट के कारण, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया कांग्रेस को दे दिए, कांग्रेस ने पूरा साला धन का पैसा प्रचार प्रसार तंत्र में ला दिए। भ्रष्टाचार तो ये कर रहे हैं जिस तरह से जमीन को अपने एक रुपए में बेच दिया। 3G कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, काला धन ला करके ये प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए 60,000 करोड़ रुपया, लेकिन इसे सुविधा की राजनीति नहीं कहेंगे चंदन यादव जी। सुविधा की राजनीति, चंदन यादव जी, इसे आप सुविधा की राजनीति नहीं कहेंगे कि येदियुरप्पा का आप जिक्र करते हैं, लालू प्रसाद यादव का जिक्र कभी नहीं करते आप? क्या हम येदियुरप्पा, लालू जी से हमारा समझौता जो चुनाव में हुआ है वो अलायंस पार्टी से हुआ है, कोई व्यक्ति से नहीं हुआ है। हमने एक पार्टी जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, एक मुखौटा है, उस लड़ाई में जो ये जैसे ही कश्मीर में ये सेपरेटिस्ट से लग गए, अलगाववाद से हाथ मिलाया, इनका जो असली चेहरा है। आप किसी दागदार व्यक्ति के साथ क्यों चले गए लोकसभा चुनाव में? वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे, हम राजद से हमारा समझौता अलग विषय है। हम राजद से, हमारा जो भी अलायंस हुआ था राजद से हुआ था, पार्टी से हुआ था, वो एक कानून प्रक्रिया है, वो चुनाव नहीं लड़े तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हमारा एक वैचारिक समरसता इस माने में है कि हम चाहते हैं इस देश में जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके बंटवारा करके जो वोट लेने की से परहेज की जो बात है वो है। लालू यादव का वोट लेना चाहते हैं, वोट तो इनके पास है ही नहीं, उसके बहाने कुछ वोट लेना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। लेकिन आपको लालू यादव के ये कह दिए कि भ्रष्टाचारी है वो, तो एक कब तक रखेगा? उनकी कृपा पर तो टिकट मिलता है कांग्रेस वालों को, उनकी कृपा पर तो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी कृपा पर तो एमपी का टिकट मिलता है, उसको भ्रष्टाचारी कर देंगे। बैसाखी की जरूरत कब तक पड़ेगी कांग्रेस को? बैसाखी पर 90 के पहले का वो दौर था जब कांग्रेस लगभग तमाम सीटों पर काबिज हुआ करती थी। अब एक दौर अब भी आया है जब आपको बैसाखी की जरूरत होती है। नहीं, ये लोकतंत्र में देखिए शिवपूजन जी होता है। भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर थी, अब 282 हो गई। तो लोकतंत्र के चुनाव में उतार चढ़ाव, हार जीत, हम जनता ने हमें 60 साल में इनका सूर्योदय हो रहा है, 50 साल देश की सेवा करने का मौका दिया। ये भी इस तरह से थे, हमने कुछ गलतियां की, जनता ने मुझे जनादेश दिया और लोकतंत्र में जनता की चलिए वो तो जनता तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी कि 7 महीने में आपका कांग्रेस ये तो मान रही है कि कुछ गलतियां की, जनता ने आपने देखा कि जनता ये देख रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने क्या किया। बहुत ताल ठोक के कहा जा रहा है कि मोदी के बढ़ते रथ को रोका जाएगा, आपको लगता है सक्षम है? वजह मैं क्यों ये सवाल कर रहा हूं कि 6 अलग अलग पार्टियां मान लीजिए एक मंच पर आती है, कवायद शुरू हो रही है बिहार से ही, क्योंकि महागठबंधन की नींव यहीं रखी गई थी। कहीं नीतीश जी ने पहल की, फिर लालू जी ने पहल की, जिसके बाद तमाम समाजवादी एक मंच पर आए, रैलियां हो रही हैं, काफ़ी जो है दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर हम उल्टें, क्या कभी भी जनता परिवार 2 साल से ज़्यादा एक साथ रह पाया है? बिल्कुल, आपने बड़ा ही माकूल प्रश्न उठाया है। ऐसे भी मैंने इसके पहले भी बताया कि जो महागठबंधन का जो रियल लेबोरेटरी टेस्ट होना है वो बिहार में ही होना है, बिहार में ही होना है, और यहीं पर जो रिजल्ट होंगे वो बिहार में होंगे और बिहार के लिए ही होंगे, उससे ज़्यादा वो फिर आगे भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये मानते हैं, निष्कर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक अंतिम टिप्पणी हम चाहेंगे। झारखंड के परिणाम से यहाँ के परिणाम की कुछ झलक मिलती है आपको? झलक मिलती है, लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि भाजपा के लिए अगर महागठबंधन से कहीं भी खतरा है पूरे हिंदुस्तान में तो सिर्फ बिहार में, सिर्फ बिहार में। आपकी अंतिम टिप्पणी, झारखंड के चुनाव के नतीजों की झलक आपको बिहार में दिख सकती है?
ये जनता ने जिस तरह नकारा है उसके कुशासन लोगों को याद आ गए हैं। बिहार में भी लालू यादव कुशासन को वही परिणाम आप यहाँ पे भी दोहराएंगे। चंदन यादव जी जाते जाते आपकी अंतिम टिप्पणी हम चाहेंगे। सवाल हमारा वही है जो हमने विनोद जी से किया था। देखिए, अभी जो कह रहे हैं ये हाइपोथेटिकल है। मामला जब सामने आएगा, और राजनीति में अभी इलेक्शन चुनाव में बाकी है, वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, किस तरह से करवट लेती है। 7 महीने में इनका वोट प्रतिशत 10% घट गया है, तो आगे आने देखिए। इन जो मोदी जी ने सपने दिखाए थे, मुद्दा वो होगा कि ये बीजेपी सरकार बिहार में क्या कर रही है, ये मेन मुद्दा होगा। चंदन यादव जी और प्रोफेसर अजय झा जी, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए, बड़ी बहस में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।